Okay, let's start today. आज तो ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल है, बट एक्चुअल में प्योर ऑनलाइन मॉडल है इन द सेंस कि आज नो अटेंडेंस ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स. जनरली क्रेश सक्षम और देव तो आ ही जाता है, बट आज तो शायद मौसम के चक्कर में या मे बी अदरवाइज या कोई और रीजन, तो आई डोंट नो. तो उस वजह से आज वो कहते हैं ना हिंदी में मैदान साफ. ठीक है ना. लो बस थोड़ा सा रुक जाओ. ओके, भव्य दास की क्या टीचर्स डे सेलिब्रेशन होगा? तो आंसर इज आई डोंट थिंक सो कि अलग से कोई कुछ होगा. दैट्स बिकॉज एज यू नो we cannot have a gathering as such at one common platform. ठीक है. So there won't be any separate celebration as such, but हाँ ठीक है, it's an occasion तो है ही. You cannot deny the rightful place of the occasion. ठीक है. चलो, anyway, let's start. तो हम लोगों ने डिस्कस अभी तक किए थे कि YDAC या YDAC जैसे क्या सेटअप्स होता है. तो हम लोगों ने एक डिस्कस किए थे लॉयड्स मिरर और एक डिस्कस किए थे बिलेट लेंस. तो बिलेट लेंस के ऊपर हमने कल डिस्कस किया था और उससे हमें पता चला कि हाँ इस तरीके से भी YDAC क्रिएट किया जा सकता है. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. So maybe what we can do today is that we can begin with a question. We can begin with a question on billet lens. एक बिलेट लेंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कशन ऑन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. ठीक है. तो बिलेट लेंस के ऊपर क्वेश्चन एक दे देता हूं मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए. तो एक लेंस को स्प्लिट किया मैंने और लेंस के बीच में जो गैप रखा है वो है 0.5 मिलीमीटर. दैट्स व्हाट दैट. और इसका जो फोकल लेंथ है वो है सपोज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और हमने क्या किया, 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट सोर्स रख दिया. पॉइंट सोर्स विद अ लैम्डा गिवन एज 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो स्क्रीन है वो है सपोज 270 सेंटीमीटर दूर है. तो go ahead and find out the position of fifth डार्क का पोजीशन निकालना है. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ डार्क. हाँ जी. तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है. आई नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फिफ्थ डार्क. हाँ जी. गो अहेड, क्विकली फाइंड आउट. दिस आप वार्म अप क्वेश्चन कह सकते हो, रिवीजन क्वेश्चन कह सकते हो, व्हाटएवर वे कॉल इट. इसका इमेज से निकालते हैं तो 1/v minus 1/q is equal to 1/f. ठीक है. तो 1/10 minus 1/15
ठीक है, यानी 1/30, फिर v आ गया 30। ठीक है, v आ गया 30। तो v अगर 30 होता है तो यहाँ पे कहीं पे होगा प्लस 30 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। और ये क्या होगा ना, इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाय u, यानी 30 बाय -15 -2। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो 0.5 वाला है, तो 0.5 का मतलब क्या, 0.25 हो गया, तो 0.25 ये हो गया, तो इसका डबल हो जाएगा, और उल्टे तरफ यानी 0.5, यानी एक हो गया यहां से 0.5 पे, मतलब इधर, और एक हो गया इधर से 0.5, मतलब एक यहां से 0.5 ऊपर और एक 0.5 नीचे आ गया। तो क्योंकि एक 0.25 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये 0.25 नीचे, तो 0.5 ऊपर, ये 0.5 ऊपर हो गया, कहां से, यहां से। और दूसरे वाले के लिए भी ऐसे होगा कि 0.525 ऊपर है, तो इससे नीचे, तो 0.5 नीचे। यानी बेसिकली सिचुएशन क्या हो गया कि अगर ये दो लाइंस है और अगर ये सेंट्रल लाइन है, ये दो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से 0.5 ऊपर और ये 0.25, ये भी 0.25, और यहां से भी 0.5 नीचे, ठीक है, 0.5 नीचे। यानी जो स्मॉल डी है वो कितना आ गया, तो स्मॉल डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर, ये स्मॉल डी आ गया। और क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है, देखो ना यहां से 15 है तो 30 हो गया, तो अगर ये 30 हो गया फिर दैट मींस क्या होगा, 270 में से 30 माइनस करेंगे, यानी 240 होगा, यानी 2.4 मीटर आ गया। तो बेसिकली स्क्रीन से स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस आ गया 2.4 मीटर। अब हम निकालेंगे फ्रिंज रेट, तो फ्रिंज रेट हो गया लैम्डा, और अल्टीमेटली मैं ना आंसर मिलीमीटर में निकालना चाहता हूं, तो लैम्डा आ गया, इसलिए 10⁻³ डाल देता हूं इनटू डी, डी मतलब 2.4 बाय स्मॉल डी मतलब 1.5 इनटू 10⁻⁻⁻, या तो 1.5 से तो 64 आ जाएगा, तो 4000 हो गया, और यू नो 10⁻³ प्लस 3 6 9 1 10 हो गया, तो 4 × 2.4 यानी 4 × 2.4 मतलब हो गया 9.6, यानी जो फ्रिंज विड्थ आ रहा है वो आ रहा है 0.96 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.96 मिलीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट माना जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 0.25, ये भी 0.25 है ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, तो इमेज बनेगा इसके नीचे, तो वो 0.5, और ये भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज उस तरफ, यानी 0.5 ऊपर, तो बीच का 0.5 दे रखा है, और 0.5 ऊपर नीचे बन रहा है, 1.5 हो गया मिलीमीटर हो गया स्मॉल डी का वैल्यू, ठीक है ना। तो ओमेगा आ गया 0.96 मिलीमीटर, और मैंने पूछा फिफ्थ डार्क, तो फिफ्थ डार्क का क्या हो जाएगा फिर, अनुज तुम्हारा थोड़ा आंसर अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लो, मैं भी अपना कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 0.96 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ आ गया, तो d5 क्या होगा, 5 माइनस हाफ, 5 माइनस हाफ, ठीक है ना, 5 माइनस हाफ इनटू 0.96 मिलीमीटर, 0.96, तो 5 to the 10 minus 1 9 9 और इनटू 4.4 9 इनटू 0.48 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो 4.32 आ रहा है,
अल्टीमेटली जो फिफ्थ डार्क पूछा है पोजीशन ऑफ फिफ्थ डार्क वो भी आंसर है। एक बार चेक कर 4.32 मिलीमीटर। ओके चलो ठीक है ठीक है। अंश तुमने आंसर चेंज कर लिया, मुझे लगता है कोई ऑर्डर ऑफ 10 का कुछ फर्क हुआ था, बाकी तो आंसर सही सही आता है। यानी 4.32 मिलीमीटर इज द पोजीशन ऑफ द फिफ्थ डार्क जो क्वेश्चन में पूछा गया। चलो अब हम करेंगे डिस्कस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है। अब उसमें क्या होता है? आई होप एवरीथिंग इज ओके। आई मीन एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू आस्क? ओके, कोई कुछ पूछेगा नहीं तो फिर वापस से आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी इज दैट, क्या मान लो छोटा सा एक बाइप्रिज्म लेता हूं, तो कल मैंने इसका एक 3D व्यू भी बताया था, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो 3D व्यू मैंने बनाया था किस तरीके से होता है। ठीक है, एक प्रिज्म ये हो गया और दूसरा प्रिज्म ऐसे होगा। ठीक है ना? सो दैट्स हाउ वी स्टिक टू सच प्रिज्म्स टुगेदर एंड दैट्स हाउ वी गेट अ बाइप्रिज्म। एक बार फिगर देख लो, आई थिंक आइडिया लग रहा होगा। चलो, तो दैट्स अ बाइप्रिज्म और यहाँ पे कॉमन सोर्स रखा जाता है। अगर एक सोर्स ऐसे रखोगे तो ऑब्वियसली फिर प्रिज्म के साथ ऐसे होगा, तो यूं है ना, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ से भी रेज आएंगे ऐसे करके, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो एक्चुअल सोर्स ऐसे है, एक्चुअल सोर्स ऐसे है, लेकिन वो दो सोर्स बन जाएगा। कैसे? ना एक S1 इधर हो जाएगा, एक S2 इधर हो जाएगा, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए है मान लो। हम ना इसको स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से चलेंगे, यानी जो उसका मिनिमम डिविएशन कंडीशन है स्टैंडर्ड, वो वैल्यू लेके ही चलेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्रीन है, तो अगर ये L है मान लो, और मान लो ये जो सोर्स है वो सब होता है रेजिस्टेंस स्मॉल, ठीक है। तो इन दैट केस फ्रिंज वेट, फिफ्थ डार्क, सेकंड ब्राइट वगैरह जो चीजें निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं कुछ डेटा दे रहा हूं। डेटा ये दे रहा हूं कि सपोज जो एंगल है, एंगल इज वेरी लेस, एंगल इज सपोज इक्वल टू तो चलो तब तक मैं वो दे देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कैपिटल L इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। एंगल एंगल इज इक्वल टू सपोज 10 टू द पावर -2, ये गिवन है। ये एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। So A is equal to angle of prism. This will tend to -2 radians. ये दिया हुआ लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, L यानी स्मॉल l दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कैपिटल L दे रखा है 290 सेंटीमीटर। You have to find out the position of position of 8th dark and 5th bright.
बाय द वे एक चीज मैं पिछले क्वेश्चन में बताना भूल गया था, एक बार फिर से बता देता हूं। इज दैट पिछली बार जब हमने बताया था ना फिफ्थ ब्राइट नहीं फिफ्थ डार्क निकाला था, तो उसमें एक्चुअली प्लस माइनस भी होगा, जब हमने प्लस माइनस लिखा नहीं था, बट आई विल गॉट द पॉइंट कि प्लस माइनस क्यों होगा, ठीक है ना। दैट्स बिकॉज़ क्योंकि इसमें वो सेमी वाला केस नहीं है, जैसे लाइट्स में था ना कि आधा फ्रिंजेस होता था आधा नहीं होता था, इसमें ऐसे नहीं। जो बिलेट लेंस है उसमें फ्रिंजेस दोनों तरफ होंगे, ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, दैट्स द केस। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इसमें भी ऊपर नीचे दोनों होंगे। तो देखो जो भी आंसर निकालोगे तो उसमें प्लस माइनस भी होगा, ठीक है। चलो गो अहेड। या आई एम गिविंग इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ले लो, सर ग्लास प्रिज्म। बाय द वे बाय डिफॉल्ट प्रिज्म को ग्लास ही लिया जाता है, और बाय डिफॉल्ट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी 1.5 है, ठीक है। दैट्स द स्टैंडर्ड वैल्यू। पहला चीज तो ये सबसे पहले इज दैट कि हमें एंगल निकालना है, जो डिविएशन का एंगल होता है। तो दैट डिविएशन एंगल विल बी डेल्टा इज इक्वल टू तो mu minus 1 यानी 1.5 minus 1 into a is like 10 to the power minus 2, ठीक है ना। और ओके ऋषभ ने भी आंसर दिए हैं, चलो ऋषभ के भी आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो आई थिंक दैट मस्ट बी करेक्ट इन दैट केस। तो ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया, तो यानी s1 कितना दूर होगा ना, r थीटा। सो देयरफॉर जो हम लोग स्मॉल d लेते हैं, तो स्मॉल d क्या होगा, 2 टाइम्स ss1 या इक्वल टू 2 टाइम्स ss2। बात एक ही है ना, ss1 का डबल ले लो या ss2 का डबल ले लो, बात तो एक ही है ना। तो दैट इज इक्वल टू 2 into r मतलब 10 सेंटीमीटर, या एक काम करो 100 मिलीमीटर कर लो, तो ये एक्चुअली 10 सेंटीमीटर है, ये वाला 10 सेंटीमीटर है, इसको मैं रेडियस मान सकता हूं, तो ये आर्क लेंथ होगी l थीटा बेसिकली, l डेल्टा, where delta is the angle of deviation। तो ये हो गया ss1, तो 2 into r into theta, that is 10 to the power minus 2 रेडियन। ये मिलीमीटर में आ रहा है, ठीक है ना, यानी कितना आ गया ना, इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ये आ गया स्मॉल डी, 2 टाइम्स ss1 किया, और ss1 होता है r थीटा, सॉरी r डेल्टा, तो r बोलते हैं 100 मिलीमीटर, और डेल्टा बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज लाइक u minus 1 into a, तो वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा एक हाफ भी तो है, हां 1.5 एक बाय 2 भी है, 2 भी कैंसिल कर, एक्चुअली 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। देव ने आंसर दिए हैं, देव का आंसर थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, वेरी क्लोज आंसर है। चलो मैं देखता हूं, चलो एनीवे 1 मिनट आ गया। तो देखो फ्रिंज विड्थ कितना आ रहा है, लैम्डा 5000 into 10 to the power minus 10 into 10 to the power 3, ये 10 to the power 3 मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं इसलिए, into कैपिटल डी क्या हो जाएगा ना, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 290 सेंटीमीटर है, तो ये 290 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो मिला के कितना हो गया 300 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर। तो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी कितना हो गया ना 1 मिलीमीटर, यानी 1 into 10 to the power minus 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें, तो 5 15 यानी इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर, दैट्स द फ्रिंज विड्थ 1.5 मिलीमीटर। उसके बाद पूछा जा रहा है फाइंड आउट क्वेश्चन 8 का, तो d8 इज इक्वल टू 8 माइनस हाफ इनटू 1.5, यानी 1.1 तो बेसिकली 3/2, तो ये मतलब 16 minus 1 15 into 3 45/4, that's right, then 45/4 then equal to 11.25 मिलीमीटर, ठीक है। तो 11.25 जो आ रहा है आंसर अंश ने दिया, ऋषभ ने दिया, बिल्कुल करेक्ट। देव थोड़ा सा गड़बड़ है, एक बार चेक कर लो क्या गड़बड़ हुआ। और ये का 8th डार्क, और हमें 5th ब्राइट भी चाहिए, यानी B5 तो जगह 5 हो गया,
और प्लस माइनस डाल देंगे हम, तो 5 ओमेगा, ओमेगा तो अभी आया 1.5, यानी 5 टाइम्स करो तो वो 7.5 इक्वल टू प्लस माइनस ठीक है। देखो ठीक है, चलो दैट्स राइट, यानी 11.25 और 7.5 एकदम करेक्ट। यानी इसको मैं जनरलाइज करूं तो क्या आ रहा है, देखो इसमें मैं जनरलाइज करता हूं तो क्या आ रहा है कि जो डी आ रहा है, d is equal to l delta is equal to l into mu minus 1 into a, और कैपिटल D हो गया l plus l, तो जो फ्रिंज विड्थ बनेगा दैट इज लैम्डा into d by small d which is l into, ये समझ लो इसका फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आ गया, लैम्डा इनटू कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ठीक है, और एल इनटू म्यू माइनस 1 इनटू ए, ये डायरेक्ट फार्मूला कह सकते हो। बाकी हमने स्टेप बाय स्टेप वही फार्मूला यूज किया, पर थोड़ा और डिटेल में और कुछ नहीं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म देख लो अच्छे से। क्रिश दास की इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो सेंटर पे होगा ना, हाँ इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे होगा, ये तो सिमेट्रिक है ना, इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिल्कुल सेंटर पे होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बिल्कुल सेंटर पे होगा। सो में दास की सर नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 भी एक मल्टीप्लाई होगा, नहीं स्मॉल डी में मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, है ना, ये 2 टाइम्स है एक्चुअली, ये तो एक आया ना डेल्टा, एल डेल्टा ये हो गया, तो हमें दोनों का निकालना है, तो यानी 2 टाइम्स है, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक, चलो ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर क्या बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न बाय यूजिंग फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। एक्चुअली बाय यूजिंग बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल तो चलो साइंटिस्ट के नाम से हिसाब से हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है इंटरफेरेंस ना, इसके बाद है इंटरफेरेंस ना, थिन फिल्म्स, ठीक है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। एक बार ना चेक कर लेना एचसी वर्मा में, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, शायद थिन फिल्म इंटरफेरेंस का थ्योरी गलत दे रखा है शायद, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं भी जो बताऊंगा एक बार सुन लो, और शायद एचसीवी में ना थिन फिल्म इंटरफेरेंस का थ्योरी शायद गलत दे रखा है, जहां तक मुझे याद है, फिर भी मैं चेक कर लेना, जो मैं बताऊंगा फॉर्मूला तो उसको एक बार मे बी एचसीवी के साथ टैली कर लेना। देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या होता है ना, अगर बहुत ज्यादा एंगल पे देखोगे तब तो उसका कैलकुलेशन करना मुश्किल है, लेकिन अगर मान लो कम एंगल पे देखोगे तो उसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होता है। कैसे बताता हूं, देखो सपोज एक थिन फिल्म है, सपोज इट्स अ सोप फिल्म, ठीक है, दिस इज द थिकनेस ऑफ, सपोज दिस इज द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म। और अगर याद होगा मैंने बताया था डे 1 में जब हमने इंटरफेरेंस चैप्टर स्टार्ट किया, इज दैट कि अगर सोप फिल्म को ऊपर से देखोगे तो देखना तुमको कुछ कलरेशन पैटर्न दिखेंगे, और वो कलरेशन पैटर्न बदलता रहता है, जहां ग्रीन है वो थोड़ी देर बाद येलोइश हो जाएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद ब्लूइश हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, बदलता रहता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर्स, और वो कलर का स्कीम बदलता रहता है। सो देयर इज अ डायनामिक कलरेशन
इन द शाइनिंग फिल्म। तो वही इसलिए इसका नाम देगा थिन फिल्म। अब कैसे, सपोज कोई लाइट आया और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये लाइट गया, ये अंदर आया, फिर ये हुआ ऐसे, और एक लाइट तो डायरेक्टली भी जाएगा। यानी देखो दो लाइट गए, एक रिफ्लेक्शन करके चला गया और एक टीआईआर करके गया। तो लेट्स से यहां पे भी एयर है और यहां पे टीआईआर है और ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन करके आया, मतलब एक सिंगल रे आया, एक रे तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट करके चला गया, ये वाला। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्ट। ये पहला वाला जो रे है ना इधर वाला, वो है डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड रे। तो डायरेक्टली जो दूसरा वाला रे है इधर वाला, वो एक्चुअली पहले रिफ्रैक्ट किया, पहले रिफ्रैक्शन किया, फिर टीआईआर हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पे आ गया। तो दिस इज आफ्टर two refractions and one here, जो कि यहां पे हो, ठीक है ना। एक्चुअली वैसे इसको टीआईआर नहीं कहना चाहिए, सिंपल रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं। ये एक्चुअली ना टीआईआर का कंडीशन शायद यहां पे सेटिस्फाई हो, और अगर सेटिस्फाई करोगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स नॉट कॉल इट एज टीआईआर, इट्स सिंपल रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हर इंटरफेस पे होता है। हाँ, टोटल रिफ्लेक्शन इसलिए बोला जाता है कि उसमें पूरा ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे इस केस में पूरा रिफ्लेक्ट तो नहीं करेंगे, ये नियरली वर्टिकल, यानी कुछ पास भी करना है, यानी ऐसे करके पास भी करना है, यानी इमर्ज करना है, जैसे इमर्जेंट। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रखूंगा, यहाँ पे एक स्क्रीन रखूंगा, इन दैट केस क्या होगा ना, पैटर्न दिखेगा। तो फिलहाल मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा। मैं देखो यहाँ पे एक पाथ डिफरेंस हुआ, कैसे? तो बता सकते हो कि यहाँ पे ब्राइट या डार्क या क्या होगा? तो लेट अस से ये जो रे आ रहा है ना, उसका सब वेवलेंथ लैम्डा है। अब बताओ मुझे कि ये जो दो रेज आके स्क्रीन में पहुंचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, वो क्या होगा? ब्राइट होगा या डार्क होगा या इन बिटवीन कुछ होगा? ठीक है, हाँ जी, गो अहेड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर मैं स्क्रीन रख दिया मैंने, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्शन करके रिफ्लेक्शन करके फिर से रिफ्रैक्शन करके आया, ये दो रेज जब वहां पे मिलेंगे तो वो किस तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे? ब्राइट वाला बनाएंगे, डार्क वाला बनाएंगे या इन बिटवीन बनाएंगे? यस, गो अहेड। तो कुछ क्राइटेरिया निकलेगा कि अगर ये सेटिस्फाई होगा तो डार्क हो जाएगा, ये सेटिस्फाई होगा तो ब्राइट हो जाएगा, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होता तो कुछ इन बिटवीन होगा। ऐसे तो कुछ आंसर देंगे ना। गो अहेड। तो मान लो इसका जो थिकनेस है वो है 12 माइक्रोमीटर, थोड़ा ज्यादा रहेगा, और 25 माइक्रोमीटर। जो वेवलेंथ आ रहा है वो है एज यूजुअल 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है सपोज 5/4। तो अब तुमको बताना है यहाँ पे है ना इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा। देव हैज सेड कि वहां पे ब्राइट होगा। देखो आंसर कुछ भी करो, ब्राइट बोलो, डार्क बोलो या इन बिटवीन बोलो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट हैज टू बी जस्टिफाइड। हाँ बेटे देव, हाउ आर जस्टिफाई? मतलब देव ये आंसर बता रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला क्या बता रहे हो या जनरल वाला क्वेश्चन क्या बता रहे हो? ये जनरल वाला क्या बता रहे हो या पर्टिकुलर क्या बता रहे हो?
देव तुम्हें जनरल वाले कौन सा बता रहे हो? अच्छा जनरल, तो जनरल वाले केस में यू कि हमेशा ब्राइट होगा यहाँ पे, ऐसे क्यों होगा? क्या इसके थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा? थिकनेस कम ज्यादा करूंगा, क्या इसके रिफ्रैक्टिवनेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ज्यादा या कम कर रहे हो? क्या इसके लैम्डा पे डिपेंड नहीं करेगा कि कम है या ज्यादा है? इट विल डिपेंड ऑन पैरामीटर्स शायद। और जनरल कब होता है ना, चलो लेट अस से डिपेंड ऑन पैरामीटर्स, तो लिखा इक्वेशन और देखा कि जो इक्वेशन बना या जो फाइनल आंसर आया वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल पैरामीटर्स, तब जाकर हम कंक्लूड करेंगे कि इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमेशा ब्राइट या डार्क या जो भी कंक्लूजन आ रहा है वो लिखो। और नहीं तो क्या, इट विल डिपेंड ऑन थिकनेस, कितना बड़ा या छोटा है। इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा या कम है, एंड विल आल्सो डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। चलो गो अहेड। ओके, Bhavya has given an answer that is 2 times mu d is equal to n lambda, तो फिर ब्राइट होगा। और अगर 2 times mu d, एक्चुअली चलो ठीक है, d तुमने लिया होगा, मैंने एक्चुअली t लिया, वो d की जगह t हो जाएगा, चलो दैट इज ओके, अपनी नोटेशन से क्या फर्क पड़ता है। और अगर 2 mu d is equal to n plus half lambda होगा, तो इन दैट केस इन बिटवीन। तो भव्या ये बताओ कि जो पहला वाला तुम अगर ब्राइट बोल रहे हो, तो इन दैट केस n plus half lambda में डार्क नहीं हो जाएगा, बल्कि मैं कहता हूं कि इन दोनों के अलावा अगर कोई कंडीशन होगा तो जाके इन बिटवीन कह सकते हैं। That's as per the logic that you are saying. But let me also explain what exactly is happening. पहली बात तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा ना, इसमें फेज चेंज ऑफ पाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, तो याद रखना जब भी ऑप्टिकली ज्यादा डेंस मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा तो देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ पाई। तो इन दिस केस यहाँ पे रिफ्लेक्शन is in a optically, yeah, is at a optically denser medium, ठीक है, is at a optically denser medium, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, चलो hence there is phase change of pi। तो यहाँ पे फेज चेंज ऑफ पाई होगा क्योंकि ऑप्टिकली ज्यादा डेंस मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम पे हो रहा है क्योंकि ये एयर है। इसमें क्या लिखूंगा फिर मैं ना, हियर रिफ्लेक्शन is at a optically lesser density interface, optically less density वाला इंटरफेस पे हो रहा है, so therefore hence there is no phase change, hence there is no phase change। जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद HC वर्मा में ये थ्योरी का इस वाले टॉपिक का थ्योरी गलत है, आप एक बार फिर भी चेक कर लेना, मे बी समबडी कैन चेक अभी। नाउ भव्य सेट की कुछ रेस तो एयर में रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ग्लास में, चलो ग्लास तो नहीं, मैंने सोप फिल्म लिया था, बट कोई बात नहीं, ग्लास भी कह सकते हैं, हाउ डज इट मैटर। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा और एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ना फेज चेंज ऑफ पाई होगा और यहाँ पे नहीं होगा। तो देयरफॉर अगर मैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस देखता हूँ, ठीक है ना, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल डिस्कशन। अच्छा ये तो क्वेश्चन दिया था, चलो कोई नहीं, पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या? तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है ना, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट ना, इस केस में न्यू टाइम्स टी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ पाथ अगर टी होता है तो ऑप्टिकल पाथ हो जाता है न्यू टाइम्स टी, तो ये हो गया न्यू टाइम्स टी गया और न्यू टाइम्स टी वापस आया, फिर ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया 2 टाइम्स 2 इनटू न्यू टाइम्स टी, तो 2 म्यू टी बेसिकली। लेकिन 2 म्यू टी को मैं n लैम्डा नहीं पुट करूंगा ब्राइट के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस ऑफ पाई भी तो क्रिएट हो रहा है, यानी अब क्राइटेरिया उल्टा हो गया।
कि 2 म्यू टी अगर n लैम्डा के बराबर है तो वो डार्क हो जाएगा, और अगर 2 म्यू टी n प्लस हाफ लैम्डा या n माइनस हाफ लैम्डा के बराबर होता है तो इन दैट केस ब्राइट हो जाएगा. So therefore now I can say optical path difference is equal to 2 म्यू टी, है ना. So therefore finally क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस तो पाई हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा. इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके क्या आ रहा है. Now finally for dark तो क्या होगा, 2 म्यू टी should be equal to n lambda. तो एक बार देख लेना, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद x और में इसको उल्टा दिया, एक बार वो ठीक कर लेना. तो 2 म्यू टी इज n lambda एंड फॉर ब्राइट क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी is equal to n minus half lambda. ठीक है, तो ये हो जाएगा n belongs to, चलो एक काम करो, दोनों को होल नंबर कर देने, नेचुरल नंबर होल नंबर कर देता हूं. तो ये हो जाएगा n belongs to होल नंबर, और इस केस में n belongs to नेचुरल. और अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना ये ना वो, इन दैट केस इन बिटवीन हो. तो इसके लिए जगह तो है नहीं. इन बिटवीन कब होगा, इन बिटवीन हो गया इफ अबव क्राइटेरिया, if one of the above criteria, sorry, if both above criteria are if both above criteria are not satisfied, in that case क्या होगा, in between कुछ होगा, in between जो भी होगा. क्रिस has asked कि एक बार रीजन बता दो कि फेज चेंज ऑफ पाई इन रिफ्रैक्शन. नहीं, रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं ना. रिफ्रैक्शन के लिए मैंने कहा फेज चेंज बताया, मैंने रिफ्लेक्शन के लिए बोला. ये देखो क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन is at an optically denser medium. So if the reflection is at an optically denser medium, which is the case in this case, क्योंकि तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका तो एयर का तो 1 है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे केस में फेज चेंज ऑफ पाई होगा. Hence there is a phase change of pi. लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो उसके बारे में क्या लिखा है कि here reflection is at an optically lesser density interface. Hence there is no change in phase of pi. यानी एक में पाई का फेज चेंज हो रहा है और एक में पाई का फेज चेंज नहीं हो रहा. तो अगर पाथ डिफरेंस 0 भी होता तो भी एक पाई का फेज डिफरेंस होता. तो पाथ डिफरेंस 0 पे तो कंस्ट्रक्टिव होता है, पर आज क्या हो गया, वो पाई के फेज डिफरेंस के चक्कर में क्या हो गया ना, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता. ठीक है ना, ये चीज. तो इसलिए मैंने क्या लिखा कि लाइक क्राइटेरिया लिख दिया, 2 म्यू टी अगर n लैम्डा होता है तो वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो वो डार्क का क्राइटेरिया. 2 म्यू टी n माइनस हाफ लैम्डा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना. तो इस केस में क्या होगा ना, वहां पे ब्राइट फ्रिंज होगा. और इन बिटवीन के लिए क्या होगा, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, इन बिटवीन. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा. तो इसमें पाथ डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है. तो 2 पाथ डिफरेंस लाइक 2 म्यू टाइम्स टी प्लस लैम्डा बाय 2, ये हम पाथ डिफरेंस लेके चले. तो 25 माइक्रोमीटर 25/4 इनटू 2 इनटू 5/4, यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये आ रहा है 2 into 5/4
into 25 माइक्रोमीटर, यानी 25 into 10 to the power minus 6 मीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम में करना चाहते हो तो into 10 to the power 10। ठीक है, या एक काम करो, रहने दो, मीटर में कर दो, कोई बात नहीं। प्लस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 मैं क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वो जो फेज डिफरेंस ऑफ पाई हुआ है, पाई 180 डिग्री, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, प्लस लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 मतलब 6000 into 10 to the power minus 10 upon 2 कितना मीटर। ये कितना आ गया मीटर में? तो 125 by 2 which is like 62.5 into 10 to the power minus 6, और ये हो गया 30 into 10 to the power minus 6। 3 into the minus 5 है, नहीं minus 7, तो minus 7 तो 3 into the minus 7 है सर, तो 0.3 बेसिकली 0.3 into 10 to the power minus 6, yeah, यानी 62.8 is equal to 62.8 into 10 to the power minus 6, और अगर 10 to the minus 7 करना चाहते थे तो 625 हो जाएगा। I hope I'm right। 125 by 2 into the minus 6, ठीक है। और अगर ये 20 to the minus 6 करना चाहो तो ये आ जाएगा 0.3, ये 3 to the minus 7 है, 0.3 करूंगा तो 0.3, ठीक। तो 62.8 into 10 to the power minus 6, या ठीक है ना। अब हम ये देखना पड़ेगा कि इसका वो क्या होगा लैम्डा के टर्म्स में। तो लैम्डा कितना है? तो 6000 एंगस्ट्रॉम which is like 10 to the minus 7 है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 into 10 to the power minus 7, 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर में आ जाएगा 10 to the minus, है ना। तो इस एंगस्ट्रॉम में 10 to the minus 10, तो 10 to the minus 7 मीटर है, या ये भी मीटर में ही है। 0.6 into 10 to the power minus 7। तो मैं काम करता हूं, अल्टीमेटली देखो लैम्डा के मल्टीपल से तो कोई फर्क होता नहीं, इसलिए काम करता हूं, मुझे जो रिमाइंडर है वो उससे मतलब है, मुझे रिमाइंडर से मतलब है। तो मैं हटा देता हूं 0.6, तो मैं 0.6 हटा देता हूं तो कितना रह जाएगा 0.4। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस, ठीक है, द फ्रैक्शनल पाथ डिफरेंस। या चलो इससे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तो करना ही है। तो यानी अब कितना हो जाएगा? तो इंटेंसिटी विल नाउ बिकम इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, याद है ना, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब 5 कैसे आएगा? ना देखो 5 कैसे आएगा कि जब 0.6 होता है into 10 to the minus 7 तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, तो इसके लिए कितना होगा? तो वही 5 हो गया, है ना। तो 5 कैसे निकलेगा? तो 5 is equal to 62.8 into 10 to the power minus 6 by 0.6 into 10 to the power minus 7, है ना। तो मैं इसको इस तरह देखूंगा कि ये 2 पाई के बराबर है, तो 2 पाई बाय दिस into this, then into 2 pi, that's it। तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो you know you can now make the thing and 6 minus 7, sorry 8 minus 6, so minus 6 तो पूरा कर लिया, then is 628 by 6, हाँ, तो 628 by 6, तो 2 से कम मतलब 3 चला गया, then 628 by 3 is equal to 628 by 3 pi, yeah। तो 3 से तो सब खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में रहेगा pi by 3, तो दिस इक्विवेलेंट टू pi by 3। तो मैंने क्या एक्चुअली ना 2 pi का सारा मल्टीप्लाई करके माइनस करता है, ठीक है ना, 2 pi का सारा मल्टीप्लाई करता है और
तो 2 पाई अगर वो हटा दो तो दैट केस ये बन रहा है, तो 600 से तो चला गया 28/3, तो हाँ वो भी चलेगा पाई बाय 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया ना 4I0 cos स्क्वायर 5/2 यानी cos स्क्वायर 5/6 या, और cos 5/6 कितना था √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4, 3/4 into 4 यानी इक्वल टू, यानी जो फाइनली निकला वो क्या निकला ना, देखो अगर पूरा ब्राइट होता तो 4I0 का इंटेंसिटी होता, पूरा डार्क होता तो 0I0 का इंटेंसिटी आता, पर ये ना ब्राइट है और ना ही डार्क है, समवेयर इन बिटवीन, तो कितना हो गया ना इक्वल टू 3I0। देखो ओके, अब सुनो, अब मैं इस क्वेश्चन को बदल भी सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बदल सकता हूं कि देखो अभी तो मैंने दिया हुआ है 25 माइक्रोमीटर, सपोज मैं इसको कम कर देता हूं, सपोज मैं इसको कम करके कर देता हूं 4 माइक्रोमीटर, बल्कि और कम कर दो 2 माइक्रोमीटर, तो मैंने कर दिया 2 माइक्रोमीटर, तो विजिबल जो है होता है बिटवीन 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल है, और ये वाला हो गया सपोज 2 माइक्रोमीटर, और ये सपोज 5/2, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सपोज 5/2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, ये जो मैंने आंसर निकाला 3I0, बल्कि पहले इसको देख लो, 3I0 में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 5 जो आया है ना, इसको मैंने इक्विवेलेंट लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा, ध्यान रखना कि वो पाई का सारा मल्टीप्लाई निकाल दिया, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता, पाई का सब हटा दो तो जो रिमाइंडर है उससे मतलब है, तो मैं पाई वाला सारा मल्टीप्लाई हटा देता हूं, इन दैट केस रिमाइंडर आया था π/3, है ना, तो इसलिए π/3 के हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया, तो 5/2 हो गया तो π/6 एंड देन सॉल्व। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो समझो, अब मैं जो पूछ रहा हूं वो ये कि सपोज मैंने 2 माइक्रोमीटर कर दिया, और अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड आउट, अच्छा ये बता दो, विजिबल हो गया बिटवीन 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, द क्वेश्चन इज फाइंड द वेवलेंथ्स that will be in कौन कौन सा वेवलेंथ ब्राइट में रहेगा और कौन कौन से वेवलेंथ डार्क में रहेंगे, ये हमें इसमें क्राइटेरिया डिसाइड करना है। तो बेसिकली तुमको क्या करना है ना, तुमको सारे ब्राइट और सारे डार्क का लिस्ट बनाना है कि ये वाले सारे ब्राइट में आ जाएंगे, ये वाले सारे डार्क में आ जाएंगे, अगर ये 2 माइक्रोमीटर है तो, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है कि कोई भी ब्राइट नहीं है पर ये डार्क जाएगा, ऐसे भी आंसर आ सकता है कोई भी डार्क नहीं है ये ब्राइट वाले आएंगे, या एक ब्राइट आएंगे, और ऐसे भी आंसर आ सकता है कि कुछ ब्राइट वाले भी आएंगे, कुछ डार्क वाले भी आएंगे, वैसे तो फिर मुझे एक लिस्ट बनाना है। So that is what the task is all about. चलो go ahead. फिर लैम्डा अननोन नहीं है, लैम्डा को निकालना है, फाइंड द वेवलेंथ्स, लेकिन एक चीज दिया कि विजिबल के अंदर बताओ, यानी हम कोई स्पेक्ट्रोमीटर लेके एनालाइज नहीं कर रहे, हम अपनी आंखों से देख के एनालाइज कर रहे हैं, भाई ये वाला दिख रहा है और ये वाला नहीं दिख रहा, या ये वाला ब्राइट है ये वाला डार्क है, एंड सो ऑन, इट्स लाइक दैट। तो लैम्डा का रेंज दिया हुआ है, तो तुमको इस लैम्डा के रेंज के अंदर से निकालना है कि ये वाले ब्राइट हम देख पाएंगे और ये वाले डार्क भी हम देख पाएंगे, दैट्स द क्वेश्चन। अंश तुमने जो आंसर दिया ना 4000 और 5000 एंगस्ट्रॉम, तो थोड़ा लॉजिकल ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक 6000 वाला भी होना चाहिए और एक 7000 वाला भी, क्योंकि 4000 से 7000 मतलब बोथ आर इंक्लूडेड, इन एनी केस वी इंक्लूडेड 4000 और 5000, तो क्या
6000 7000 वाला नहीं होगा फिर लॉजिकली। अगर 1000 का गैप आ रहा है बिटवीन 4000 5000 तो 5000 के बीच में फिर 6000 फिर 7000। थिंक ऑन इट if that is the correct answer and I presume it to be correct, तो उस बेस पर मैं बता रहा हूं। चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। पहली बात तो डार्क के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो डार्क के लिए क्राइटेरिया है कि n lambda should be equal to n lambda should be equal to 2 times mu times 2 into mu into t। तो mu बोलते हैं 5/2 और t बोलते हैं 2 माइक्रोमीटर। तो 2 into 10 to the power minus 6, ठीक है ये चीज है। तो 2 कैंसिल कर दिया तो ये बेसिकली 10 to the minus 5 है, ठीक है ना। तो 10 to the power minus 5 मीटर ये आता है। ये बाय द वे क्राइटेरिया क्या डार्क के, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ रहा है। अब हम n और लैम्बडा को चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं n को 1 चूज करता हूं, अच्छा कहता हूं -5 मीटर मतलब हो गया, एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो कितना आ रहा है ना? तो 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो 10,000 में क्या है ना कि अगर मैं n के जगह 1 पुट करता हूं तो अगर n के जगह और लैम्बडा और मैं 4 बनाता हूं तो चलो 1 2 3 इस तरीके से। तो 1 करूंगा तो 10,000 हो गया, तो रेंज के बाहर चला गया, ये तो अलाउड नहीं है। फिर 2 करूंगा तो 5,000 आ रहा है, ये तो रेंज के अंदर है, तो अलाउड है, तो ये अलाउड नहीं है, ये तो अलाउड। 3 है तो कुछ 3000 समथिंग आ रहा है ना, 10,000 तो 3000 समथिंग आ रहा है, 3 ये तो अलाउड नहीं होगा, क्यों? 4000 से नीचे चला जाए। नहीं ये एक्चुअली हाँ 10,500 सर, ठीक है ओके एग्री। एक और जीरो आएगा, मैंने एक जीरो कम कर दिया, ठीक है ना। तो 1 पे तो आएगा नहीं, है ना, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, आई थिंक वी हैव टू गो टू 10, है ना, 12 उस पे भी नहीं आ रहा, 12 में 8 are 96 वही पार हो रहा, तो 13 में आ रहा है, पहली बार 13 में आ रहा है ना। तो अगर मैं 13 लिखता हूं तो ये बनेगा 10,000 10^5/13। अगर मैं 14 करता हूं तो भी आएगा 10^5/14। 15 करूंगा तो भी आएगा 10^5/15। इस तरह से कई सारे आएंगे, है ना। तो 10^5 है, तो बस 10^5 को मुझे किसी तरीके से 4000 और 7000 के बीच में फिट करना है। तो मैं काम करूं, इस तरीके से बहुत सारे आएंगे, तो मैं काम करता हूं, मैं 4000 को लेकर स्टार्ट करता हूं, 4000 को लेकर स्टार्ट करता हूं। तो इन दैट केस क्या होगा, मैं 4000 को लेकर स्टार्ट करता हूं, यानी n * 4000 इज इक्वल टू, ये लोएस्ट की बात कर, लोएस्ट n कैसे निकाला, तो n * 4000 शुड बी इक्वल टू 100,000, यानी n का वैल्यू कितना आता है ना, तो n का वैल्यू आ गया 100। और अगर मैं हाईएस्ट n, दिस इज एक्चुअली द हाईएस्ट n, लोएस्ट नहीं, हाईएस्ट। और अगर लोएस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए तो लोएस्ट n क्या होगा ना, n * 7,000, है ना, शुड बी इक्वल टू 100,000। तो n कितना आ रहा है, n हो गया 14 पॉइंट समथिंग, मैं नहीं कर रहा, n * बेसिकली n हो गया, सॉरी 25, सॉरी 25, ठीक है, 4000 से डिवाइड करोगे
तो 100/4 इज व्हाट इक्वल टू 25। अगर 7000 करता हूं तो n कितना आ रहा है? योर ये 100,000 n कितना आ गया ना 7000 पर तो 100/7 यानी 14 पॉइंट समथिंग, यानी n इज इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग। यानी डार्क वाले कौन कौन से होंगे फिर, है ना? तो डार्क वाले कौन कौन से होंगे ना, तो देयरफॉर डार्क वाले हो जाएंगे कौन से ना 10⁵ अपॉन 14 पॉइंट समथिंग, ध्यान रखना। तो यानी लेट्स से 15 के आसपास, तो 14 नहीं ले सकते, 14 लेंगे तो वो नहीं होगा, है ना? तो हो जाएगा 10⁵ अपॉन 15 से लेके 10⁵/25। तो अगर मैं पूछूं हाउ मेनी, अभी तो पूछा फाइंड द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आ गया, तो डार्क के लिए वाले सारे वेवलेंथ है, तो टोटल 11 वेवलेंथ जो है मैं वैलिड कर सकता हूं, 11 वेवलेंथ। देखो ठीक है ना? चलो अनफॉर्चुनेटली जस्ट रन आउट ऑफ टाइम है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग करेंगे, कल कर लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ा रश है बिकॉज लाइक यू नो नेक्स्ट क्लास लाइंड अप है, वो भी ऑफलाइन। चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे।